इसका मतलब ये था कि अशोक सिंघानिया चाहकर भी उसकी बेल नहीं दिलवा सकता था। जयंत को सुलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। वो जेल में फंस चुका था। वो नामी सिंघानिया फैमिली का छोटा बेटा था, तो उसके पापा उसे ऐसे बदनाम कैसे होने दे सकते थे। जयंत अभी तक जेल में ही बंद था और खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस यही इंतजार कर रहा था कि उसके पापा जल्दी से अमित को ढूंढ लें। अमित के मिलने के बाद ही उस पर मर्डर का इल्जाम हट सकेगा। बहुत टाइम गुजर चुका था, लेकिन पुलिस अभी तक अमित को नहीं ढूंढ पाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तान्या के लोगों को वो लोग भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। और उसी समय सिंघानिया फैमिली का बिजनेस भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हर दिन पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आती थी और इससे उनके बिजनेस की मार्केट वैल्यू कम हो रही थी। इस बात से अशोक का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वो बस अब तान्या और उसके लोगों को कैसे भी करके मारना चाहता था। अशोक का प्रेसिडेंट की तरफ एटीट्यूड भी बिगड़ता जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट ने उसके मन चाहे लोगों को नहीं ढूंढा था। अशोक हर दिन उस पर अपना गुस्सा निकालता था और वो हर बार उसे शांत करने के लिए अलग अलग रीजन देता था, लेकिन हर बार फोन रखने के बाद उसकी सिंघानिया फैमिली को बर्बाद करने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। हालांकि ऐसा करते करते आधा महीना गुजर चुका था, लेकिन अभी तक तान्या की तरफ से कोई मूव नहीं था। अगर उसने अब जल्दी ही अपना प्लान शुरू नहीं किया तो अशोक अपना संतुलन खो बैठेगा। अशोक प्रेसिडेंट पर बहुत प्रेशर डाल चुका था और इसलिए प्रेसिडेंट ने तुरंत तान्या को उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए फोन किया। मिस आहूजा, अशोक का पेशेंस अब खत्म होता जा रहा है। तुम अपना प्लान कब स्टार्ट करोगी? हमारा प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो काफी अच्छे से चल रहा है। कल जयंत से दोबारा मिलवाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारी चिंता मत करो, सब कुछ अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तान्या ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। उस वक्त प्रेसिडेंट को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर उनका प्लान क्या था। वो बस जल्दी से अशोक से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि जब तान्या के लोग जयंत से सीक्रेटली मिलकर आ चुके थे, उसके बाद जयंत बहुत बीमार पड़ गया था। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था और वो बेहोशी की हालत में था। उसके समय उसके पास तान्या का कॉल आया और उसने कहा कि वो जल्दी से अशोक को अपने बेटे को जेल से ले जाने के लिए बुला ले। प्रेसिडेंट हैरान हो गया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं जयंत को जेल से रिहा कर दूं? तान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अभी वो बेहोशी की हालत में है और इसलिए हमें उसे उसकी फैमिली के पास भेज देना चाहिए, नहीं तो अशोक हंगामा मचा देगा। तुम लोगों ने जयंत के साथ आखिर किया क्या? प्रेसिडेंट ने पूछा। वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए गए और जयंत को अरेस्ट करने के लिए मान गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन्हें जयंत के साथ कुछ भी करने की इजाजत दे दे, क्योंकि अभी इस चीज का सही समय नहीं था। अगर जयंत को कुछ हुआ तो अशोक उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्रेसिडेंट ने उसे समझाते हुए कहा, मिस आहूजा, अभी अशोक को उकसाने का समय नहीं है। खुद के प्लान पर पूरा कॉन्फिडेंस होने से पहले एक बार अशोक के बारे में जरूर सोच लेना। तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसका गुस्सा सर के पार गया तो वो कुछ भी गलत कर सकता है। तान्या तुरंत उसकी चिंता को समझ गई थी। उसने प्यार से जवाब दिया, आप चिंता मत करो, जयंत को कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उसकी सेहत बिल्कुल अच्छी है। जब वो उठेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे? प्रेसिडेंट ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। जब ये केस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। मिस्टर शर्मा, हम इस एंड के सिर्फ एक कदम दूर हैं। आपको हम पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। प्रेसिडेंट को पता था कि तान्या को खुद के प्लान पर पूरा भरोसा है और उसके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से प्रेसिडेंट ने भी उस पर विश्वास किया। तान्या का यही जान तो हर किसी का दिल जीत लिया करता था। नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट बिना सब कुछ जाने इतनी बड़ी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ने तान्या की रिक्वेस्ट को माना और तुरंत जयंत को वहां से ले जाने के लिए अशोक को फोन किया। जयंत की अचानक तबीयत खराब होने की बात ने अशोक को वाकई में हैरान कर दिया था। पहले तो उसने सोचा कि जयंत को जेल में किसी ने ड्रग्स दिए होंगे, लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर को उसकी बॉडी में ऐसा कुछ गलत नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, बस उसे थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अशोक ने राहत की सांस ली। हालांकि इस बात ने उसका प्रेसिडेंट के लिए गुस्सा जरा भी कम नहीं किया। उसकी प्रेसिडेंट के साथ एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान उसने उससे पूछा, तुम आजकल अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, देश की पूरी गवर्नमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है, उसके बावजूद भी तुम उन 2-4 लोगों को नहीं ढूंढ पाए।
और या तुमने उनके साथ हाथ मिला लिया है, इसलिए तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट ने तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनके साथ काम करके मुझे कुछ फायदा नहीं होगा क्या? ऐसा करना खुद के लिए कब्र खोदने के बराबर नहीं है। मैंने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से छुपा रखा है। मुझे उनके छुपने का कोई सुराग या कोई क्लू नहीं मिला। पूरे देश पर अपना कंट्रोल होने के बावजूद भी तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। विनोद शर्मा, मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें मेरे खिलाफ जाने का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ता और देता हूँ, और फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें इस प्रेसिडेंट की पोस्ट से खुद को हटाना पड़ जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। मेरे डिसीजन को चैलेंज करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम उन नतीजों को झेल नहीं पाओगे। इतना कहकर अशोक ने जोर से दरवाजा बंद किया और उसे धमकी देकर वहां से चला गया। प्रेसिडेंट ने अपने गुस्से को दबाने के लिए अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसने अशोक के लिए आज तक इतना काम किया, लेकिन उसे पता था कि अशोक की नजरों में वो सिर्फ एक कुत्ते समान है। इनफैक्ट उसे लग रहा था कि वो अमित के साथ भी ऐसे ही बर्ताव करता होगा। इसलिए अमित उसके फ्यूचर का एग्जाम्पल था, चाहे आज तक उसने उसके लिए कितने ही अच्छे काम किए क्यों ना हो। सिर्फ एक बार उसका काम ना करने पर अशोक उसे बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अशोक के लिए काम करना शैतान से सौदेबाजी करने के बराबर था, मतलब कि उसके सरवाइव करने का कोई चांस नहीं था। इसलिए उसके खिलाफ जाकर ही वो खुद को बचा सकता था, और इसलिए उसने तान्या के साथ कोऑपरेट करने का फैसला किया था। अशोक की धमकी उसे हमेशा याद दिलाती थी कि यही उससे छुटकारा पाने का आखिरी मौका था। अब वो अशोक को धोखा दे चुका था। वापस पीछे जाने के लिए बहुत देर हो चुके थे। वो बस अब आंखें बंद करके अपने रास्ते पर ही चल सकता था। थैंकफुली जब तान्या को अशोक की धमकी के बारे में पता चला तो उसने उससे वादा किया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। इससे प्रेसिडेंट का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे प्रेसिडेंट की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। हर दिन वो बहुत प्रेशर में रहता था और आंख झपकते ही 1 हफ्ते की लिमिट खत्म हो गई थी। हालांकि 1 हफ्ते की लिमिट खत्म होते ही जयंत को वापस होश आ गया था। अशोक ने उससे डिमांड की कि वो ये बात किसी और को ना बताए और उसे वापस जेल में भेजने की बजाय वो उसे घर में ही रहने दे। लोगों को यही लग रहा था कि जयंत अभी भी हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ा है। प्रेसिडेंट ने वैसा ही किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि अशोक उसे माफ करने वाला था। 1 हफ्ते की लिमिट खत्म हो चुकी थी और उसने प्रेसिडेंट को फोन करके ऑर्डर दिया, आज तुम अपने रेजिग्नेशन का कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे और कुछ टाइम के लिए मेरा एक आदमी तुम्हारी इस पोजीशन को संभाल लेगा। याद रहे, मुझसे पंगा लेने की कभी सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। मैं दिन के 12 बजे तक तुम्हारी रेजिग्नेशन की खबर नेशनल टेलीविजन पर देखना चाहता हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब कुछ खो बैठोगे। फॉर एग्जाम्पल, अपनी जिंदगी। समझ आया? ये सब करने के लिए तुम्हारे पास अभी भी 3 घंटे हैं, इसलिए ये 3 घंटे अपनी जिंदगी के आखिरी 3 घंटे मत बनाना। ये सब कहकर अशोक ने गुस्से से फोन काट दिया। उसने प्रेसिडेंट को खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया। प्रेसिडेंट के फोन रखते ही वो पूरा ठंडा पड़ गया था, जैसे कि वो किसी आइस बॉक्स के पास बैठा हो। पिछले कुछ हफ्तों से इतना प्रेशर झेलने के कारण उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो वहीं बैठ गया और उसे समझ नहीं आया कि वो अब आगे क्या करे। बहुत देर तक चिंता में बैठने के बाद प्रेसिडेंट ने लंबी सांस ली और तान्या को फोन किया। मिस आहूजा, मेरे पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 12 बजे से पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट से रेजिग्नेशन अनाउंस नहीं कर देता तो अशोक मुझे जान से मार देगा। शायद अपना कॉर्पोरेशन यहीं खत्म हो जाएगा। तान्या ने कहा, 12 बजने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। प्रेसिडेंट हंसने लग गया और कहा, वाकई में 12 बजने में अभी 3 घंटे हैं। क्या तुम्हें पता भी है, इस सीट को हासिल करने के लिए मुझे उसके कंट्रोल में रहते रहते लगभग 10 साल हो गए थे। हालांकि उसे छोड़ने के लिए उसने मुझे सिर्फ 3 घंटे दिए। ये शायद अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि फाइनली मैं उसके प्रेशर से छुटकारा पा सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे इस पोस्ट को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं पहले से ही उसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं एंड तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अपने प्लान में कामयाब रहोगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। प्रेसिडेंट की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें खो बैठा है। ये सब कहने के बाद तान्या ने उसे जवाब दिया, मिस्टर शर्मा, आपने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है। आप बस देखते जाओ कि इन 3 घंटों में क्या होता है।
आपको किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अशोक के कंट्रोल से बाहर भी आ जाओगे। हमारे साथ कोऑपरेट करने का आपका ये रिवॉर्ड होगा। प्रेसिडेंट हैरान हो गया था। क्या कहा तुमने? वो अभी भी बिना कुछ खोए जिंदा रह सकता था, और उससे भी जरूरी बात, अशोक सिंघानिया के कंट्रोल से छुटकारा पाना। तान्या ने वो बात दोबारा नहीं कही। उसने कहा, आपको जल्दी ही सब समझ में आ जाएगा, बस आप इस अच्छी खबर का इंतजार करो। अब अशोक से मिलने का टाइम हो गया है। प्रेसिडेंट ने हैरान होते हुए कहा, तुम अशोक से मिलने जाओगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो तुम्हें अपनी विलासी जिंदा वापस नहीं जाने देगा। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करो, उसने आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। मिसेस शर्मा, अब मुझे आपको अपनी बातों से कन्विंस नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर में आप खुद देख लोगे कि मैं क्या करने वाली हूँ और कौन सही है। इतना कहकर तान्या ने फोन रख दिया। प्रेसिडेंट को बहुत चिंता हो रही थी। क्या तान्या इतने कम समय में सच में अशोक को नीचे गिरा सकती है? प्रेसिडेंट को लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन तान्या फोन पर बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। प्रेसिडेंट बस अब उसकी सेफ्टी की ही प्रार्थना कर सकता था। हालांकि दूसरी तरफ उसका दिमाग ये सोच रहा था कि वो अशोक जितनी पावरफुल इंसान को इतने कम टाइम में कैसे गिरा सकती है। इन एनी केस प्रेसिडेंट ये नहीं समझ पाया कि आखिर उसका प्लान क्या था, लेकिन वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसलिए वो अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठकर गुड न्यूज का इंतजार कर रहा था। तान्या अकेले सिंघानिया विला पहुंच गई थी। उसके अचानक ऐसे आने से अशोक हैरान हो गया था। उसके आदमी अभी भी पूरे देश में उसे ढूंढ रहे थे। इतना अच्छा मौका वो अपने हाथों से नहीं जाने देने वाला था। हालांकि अंदर ही अंदर उसे पता था कि अब जब वो खुद अकेले यहाँ आई है तो वो जरूर पूरी तैयारी के साथ आई होगी। चाहे कुछ भी हो, अब जब वो यहाँ आ ही गई है तो वो उससे जरूर मिलने वाला था। उसने अपने सिक्योरिटी को कहकर उसे अंदर बुलाया और उसकी मेट्स ने तान्या की अच्छे से चेकिंग की। जब ये कंफर्म हुआ कि उसके पास कोई डेंजरस हथियार नहीं है, उसके बाद ही उसे अंदर आने दिया। वो औरत बिना किसी हथियार के शेर की गुफा में घुस गई थी। यहाँ तक कि मेट्स को भी उसकी चिंता होने लगी। जब अशोक को पता चला कि तान्या के पास कोई हथियार नहीं है तो वो रिलैक्स हो गया और उसने खुद के साथ सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड रखा। जैसे ही तान्या ने लिविंग रूम में कदम रखा, वो अशोक की शैतानी नजरों के सामने आई। ये दूसरी बार था जब तान्या और अशोक एक दूसरे से मिल रहे थे। पहली बार तब मिली थी जब वो फ्रांस में पहली बार आए थे। उस टाइम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से पेश आए थे। हालांकि इस बार जिस तरीके से वो एक दूसरे को देख रहे थे वो बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और सिर्फ एक दूसरे की मौत चाहते थे। अशोक ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मिस आहूजा, तुम सच में काफी इम्प्रेसिव कैरेक्टर हो। मैंने तो तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट किया था। उसने सच में नहीं सोचा था कि एक औरत सिंघानिया फैमिली को ऐसी मुसीबत में डाल पाएगी। उसने न सिर्फ अमित को चुपके से चुरा लिया था, बल्कि खुद को इस तरीके से छुपा लिया था कि इतने लंबे समय तक ढूंढने के बाद भी उसके आदमी उसे नहीं ढूंढ पाए। तान्या शांति से आगे बढ़ी और कहा, मिसेस सिंघानिया, आपसे भी मैं उतनी ही इम्प्रेस हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हम दोनों की बराबरी के लोग हमें मिल गए हैं। अशोक ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मेरी बराबरी के लोग? तुम जैसी एक छोटी सी बच्ची। हाँ, तान्या, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। मुझ जैसे इंसान से पंगा लेने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, और फिर तुम बिना किसी बैकअप के मेरे घर में आ गई। अगर ये बेवकूफी की हद नहीं है तो क्या है? इनडायरेक्टली अशोक ने अपना इंटेंशन उसे बता दिया था, लेकिन तान्या के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब मैंने यहाँ आने की हिम्मत की है तो जाहिर सी बात है कि मैं कुछ तैयारियां तो करके आई होंगी, इसलिए आप मुझे मारने के प्लान के बारे में एक बार दोबारा सोच सकते हैं। अशोक ने कहा, तुम जैसी गिरी हुई को मारने के लिए इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मारने के बाद वो एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारी तरह दिखता है और वही तान्या बनकर यहाँ से वापस बाहर जाएगा। चिंता मत करो, मैंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। कोई भी तुम्हारी मौत का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकता। तान्या ने कहा, ऐसा है क्या? लगता है आज यही मेरी मौत होने वाली है। बिल्कुल, अशोक ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ आने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तान्या आहूजा, अगर तुम मुझे बता देती हो कि अमित कहाँ है तो शायद मैं तुम्हें बिना टॉर्चर किए मार दूं, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत दूंगा। मेरी एडवाइस ध्यान से सुन लो कि कभी भी खुद से बड़े एक्सपीरियंस इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एंडिंग फिर अच्छी नहीं होगी। अशोक की हर एक बात से मानो जहर टपक रहा हो। यही उसकी असलियत थी।
एक इंसान से ज्यादा वो एक जहरीले सांप की तरह था। हालांकि तान्या ने अपनी कामनेस बनाए रखी, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। यहाँ तक कि वो उसके पास जाकर बैठी और अपनी आईब्रोज ऊंची करते हुए जवाब दिया, आप अमित के साथ पहले ही काफी बुरा कर चुके हो, तो अब आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ है? वो आपका बेटा ही है ना, तो उसे अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि अभी भी मैंने मुझे धोखा देने की सजा नहीं दी है। वैसे तो वो मेरे लिए सिर्फ एक कुत्ते की बराबर है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अब उसे सजा उसकी मिलनी ही चाहिए। तान्या ने बात समझते हुए अपना सर हिलाया। अब जब आप अपने बेटे पर ही दया नहीं दिखाने वाले तो मेरी मौत तो पक्की है। अच्छी बात है कि तुम ये समझ सकती हो। अब जब मैं मरने वाली हूं तो आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मॉम को ढूंढने में लगा दी है, इसलिए मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। तान्या ने घूरते हुए उससे पूछा। यही एक बात थी जो तान्या इतने टाइम से जानना चाहती थी। अशोक ने उससे पूछा, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? सिंघानिया फैमिली के अनाथ आश्रम कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। हम सिर्फ उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए जिम्मेदार थे। एक लीगल एज क्रॉस करने के बाद उसके साथ क्या हुआ उस बात का हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। तान्या ने उसे दखल देते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप मेरे सामने ये दिखावा करना बंद कर सकते हैं। वो आपके ही कब्जे में है और ये प्रोजेक्ट गैलेक्सी क्या है? अशोक हैरान हो गया था। उसने तान्या को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे पूछा, तुम्हें प्रोजेक्ट गैलेक्सी के बारे में पता है? तान्या ने अपना सर हिलाया। मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो असल में है क्या, और यही जानने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर आपने मुझे सच बताया तो उसके बदले में मैं आपको अमित की लोकेशन बता दूंगी। अशोक ने कहा, जो औरत मरने वाली हो उसका ये सब जानना जरूरी नहीं है। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने तुरंत बंदूक निकाली और अपना निशाना तान्या की तरफ कर दिया। अशोक तान्या को मारने के लिए तैयार था। वैसे तो उसे पहले से पता था कि तान्या उनका ये सीक्रेट जानती थी, लेकिन उसके मुंह से सुनकर वो अभी भी उतना ही हैरान था। अब जब उसे उनका सीक्रेट पता था तो उसे मरना ही था। उसके एक ऑर्डर से बुलेट उसके दिल को चीरती हुई निकल जाती। हालांकि उस टाइम भी तान्या ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कामनेस बनाए रखी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे मारने के लिए इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको अमित की लोकेशन जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अशोक ने कहा, अगर तुमसे कंपेयर किया जाए जिसे इतना कुछ पता है तो वो अब मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है, और फिर एंड में तो मैं उसे यहाँ वापस ले ही आऊंगा और उसे उसकी सजा दे दूंगा। तान्या आहूजा, तुम खुद अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए यहाँ चल कर आई हो, तो मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हारे मरने के बाद जल्दी ही तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ देने आ जाएगी, इसलिए जब तुम मिलो तो आराम से उससे सब कुछ पूछ सकते हो। तो मतलब आप मुझे मारने से पहले मेरी सच जानने की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे? अशोक ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपने दिल में ये रिग्रेट लेकर मरी तो। तान्या ने कहा, मुझे लग रहा था कि आप मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दोगे, लेकिन लगता है कि आप अपने सारे सीक्रेट खुद के साथ ही नर्क में ले जाओगे। अशोक कंफ्यूज हो गया और इससे पहले कि वो समझ पाता कि आखिर तान्या क्या कह रही है, बॉडीगार्ड मुड़ा और उसने अपनी बंदूक अशोक की तरफ कर दी। उसी वक्त अशोक का चेहरा उतर गया। उसने हैरानी से अपने बॉडीगार्ड को घूरा और चिल्लाते हुए कहा, इडियट, ये क्या कर रहे हो? बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ जयंत सर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। जयंत सर? अशोक एक बार फिर चौकन्ना रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉडीगार्ड किस बारे में बात कर रहा था। पूरी सिचुएशन को समझने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। वो बस यही सोच रहा था, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मेरा आदमी मेरे खिलाफ क्यों हो गया? अचानक जयंत ने ऊपर से आते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये तो बस मेरे ही ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जब अशोक ने ये सुना तो उसे लगा कि जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने जयंत से पूछा, तुमने ऑर्डर दिया था? जयंत, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सब करके तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? जयंत के कुछ कहने से पहले तान्या खड़ी हुई और उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, वो आपको मारना चाहता है। क्या आपको अभी तक ये समझ नहीं आया? अशोक ने उसे देखने के लिए अपना सर घुमाया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तान्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो एक छोटा सा जिद्दी बच्चा हो। मतलब ये है कि आज आपका आखिरी दिन होगा। अशोक के चेहरे का रंग उड़ गया था। जयंत उसके पास गया और उसे घूरने लगा। अशोक ने कंफ्यूज होते हुए उसे अपनी नजरें मिलाई और मन ही मन सोचने लगा,
मेरा लाडला बेटा मुझे इस तरह क्यों देखेगा, और उससे भी ज्यादा वो मुझे मारने की प्लानिंग क्यों करेगा? इस दुनिया में आखिर हो क्या रहा है? अपने ख्यालों से बाहर आकर अशोक ने उससे पूछा, क्यों? उसकी आवाज में दर्द था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा अपने बाप को मारने का गुनाह क्यों करेगा। जयंत अपने पापा को इस तरह दुखी देखकर खुश हुआ और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आपने मुझे कभी अपना असली बेटा माना ही नहीं, और यहाँ तक कि मेरे मर्डर करवाने की प्लानिंग भी की। ये सब उसी का नतीजा है। अशोक ने गुस्से से पूछा, मैंने कब तुम्हें अपने असली बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया, और मैंने कब तुम्हें मारने की प्लानिंग की? जयंत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी बंदूक अशोक की तरफ की और बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, जाओ जाकर गेट पर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। ओके सर। बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और उसकी बात मानते हुए वहां से चला गया। इतने बड़े लिविंग रूम में अब वहां सिर्फ 3 लोग ही थे। अशोक ने अपनी चेयर को साइड से कसकर पकड़ा और जयंत को देखने लगा। वो खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, हालांकि जयंत की नजरें लगातार उसी पर ही थी। उसने उसे खुद को बचाने का कोई मौका नहीं दिया। अशोक ने दोबारा उससे पूछा, जयंत बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने पापा को इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो? क्या मैंने आज तक तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है? हाँ, आपने मेरी पूरी जिंदगी में हमेशा मेरे साथ गलत ही बर्ताव किया है। जयंत ने गुस्से से कहा, मैंने हमेशा आपको अपना पापा ही माना, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आपके लिए सिर्फ एक कुत्ते समान था। मिसेस सिंघानिया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब आपने अपने लोगों को मुझे मारने का ऑर्डर दिया था, तब आपने इस सिचुएशन के बारे में सोचा तक नहीं था, है ना? अशोक अंदर से पूरा हिल चुका था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मैंने तुम्हें मारने का ऑर्डर कब दिया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। जयंत, क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? जयंत ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे जयंत मत कहो, मैं वो नहीं हूं। मिस्टर सिंघानिया, मैं तुम्हारा लाडला बेटा जयंत सिंघानिया नहीं हूं। मैं अमित हूं, तुम्हारा नाजायज बेटा, जिसे तुम ढूंढने की और उसका मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। क्या? अशोक की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो बस उसे ही घूरे जा रहा था। जो इंसान उसके सामने खड़ा था वो सच में जयंत सिंघानिया ही था। तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अमित है? अशोक ने उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से धीरे धीरे देखा, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो खुद को कन्विंस कर सके कि वो अमित था। तान्या जयंत के पास खड़े होने के लिए आगे बढ़ी और अशोक को प्यार से समझाते हुए कहा, आप इतना हैरान मत हो, ये अमित ही है, सिर्फ बॉडी जयंत की है। क्या? तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? अशोक ने ऐसे पूछा जैसे वो एक बूढ़ा लाचार आदमी हो। इसके ये कहने का क्या मतलब है कि ये अमित है, लेकिन बॉडी जयंत की है? मैं इसकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा? तान्या ने उसकी रिएक्शन को देखा और उसका मजाक बनाते हुए कहा, आप खुद को प्रोजेक्ट गैलेक्सी के पीछे का मास्टरमाइंड कैसे कह सकते हैं, जब आपको यही नहीं पता कि मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? मेमोरी सेल्स? अशोक एक बार फिर हैरान हो गया। इन लोगों को मेमोरी सेल्स के बारे में कैसे पता? तान्या ने उसे देखा और उससे पूछा, ये प्रोजेक्ट गैलेक्सी के ही एक मेंबर के क्रिएशन है। मेमोरी सेल्स एक इंसान की मेमोरी को दूसरे इंसान से बदल सकते हैं। क्या आपको ये पता था? अशोक सिंघानिया का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस थे। हैरानी थी, अंडरस्टैंडिंग थी और अविश्वास भी। उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे की मेमोरी को बदल दिया है? हाँ बिल्कुल, जयंत की मेमोरी अमित से रिप्लेस हो चुकी है। अशोक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये नामुमकिन है। मेमोरी सेल्स पर रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। अगर रिसर्च सक्सेसफुल भी हो गई तो वो इनके हाथ कैसे लगी? अशोक ने उससे पूछा, तुम्हें एग्जैक्टली पता कितना है? तुम प्रोजेक्ट गैलेक्सी के बारे में कितना जानती हो? इस बार सिचुएशन बदल गई थी। अब वो तान्या से सवाल पूछ रहा था। तान्या ने उसकी रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा और उससे पता चला कि अशोक को उसकी मॉम के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने जवाब दिया, हमें थोड़ा बहुत पता है। मेमोरी सेल्स, डीएनए मॉडिफिकेशन, हम इन सब के बारे में जानते हैं। क्यों, आपको ये सब नहीं पता? वाकई में उसे इन सब के बारे में नहीं पता था। अशोक को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। उन लोगों के पास उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती थी? और एग्जैक्टली उन लोगों ने इन सब के बारे में कैसे पता लगाया? और फिर क्या इन सब बातों का ये मतलब तो नहीं कि मेमोरी सेल्स और डीएनए मॉडिफिकेशन पर रिसर्च सक्सेसफुल है? जिन सब चीजों का उसने सपना देखा था वो सब सच में हो सकता था? ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे।
अशोक ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। जो कुछ तुम मुझे बता रही हो वो सब सच है। मेमोरी सेल्स पर रिसर्च सक्सेसफुल है, यहाँ तक कि डीएनए मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि एक इंसान की जिंदगी बढ़ा सकती है वो भी सक्सेसफुल है। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर तान्या उसे घूरने लगी। अशोक ये भूल गया था कि बंदूक का निशाना अभी भी उसकी तरफ ही है। उसने तान्या से पूछा, बताओ जल्दी, क्या ये रिसर्च सक्सेसफुल हो गई? उन लोगों को इसमें सक्सेस कब मिली? और तुम्हें इस बारे में पता है लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं पता? तान्या ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वो लोग आपको ये सब नहीं बताना चाहते थे। उसका वो लोग कहने का मतलब था मानवी आहूजा और आरुषि वर्मा के पापा। इम्पॉसिबल, अशोक ने गुस्से से चिल्लाया। इस रिसर्च में सक्सेसफुल होने के बाद ही वो लोग आजाद हो सकते हैं। वो लोग अभी भी मेरी मुट्ठी में ही हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे ना बताएं। और फिर जब वो मेरे कब्जे में हैं, तो वो तुम्हें ये सब कैसे बता सकते हैं? वो दोनों अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे, इसलिए अशोक भड़क गया। वो खड़ा हुआ और तान्या की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके सर पर लगी अमित की बंदूक ने उसे रोक दिया। अचानक अशोक को एहसास हो गया कि वो कैसी सिचुएशन में था। उसने गुस्से से अमित की तरह देखा और पूछा, अमित, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझ पर बंदूक तानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से अपनी बंदूक नीचे रखो। अमित उसकी बातों पर हंसने लग गया। मिस्टर सिंघानिया, ऐसे टाइम पर भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अभी भी ऑर्डर दे सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें अपना बाप मानता हूँ? अशोक हैरान हो गया। उसे एहसास हुआ कि अब वो पहले की तरह उस पर अपना हक नहीं जमा सकता था। उसने अमित की आंखों में नफरत देख ली थी। वो अब उसे मार देने वाला था, लेकिन अभी उसके मरने का सही समय नहीं था। अशोक ने तुरंत अपनी चाल बदली और उदास होते हुए अमित से कहा, अमित, चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ। मैंने अकेले तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेरा तुम्हें मारने का कभी इंटेंशन नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं बस तुम्हें छोटी सी सजा देना चाहता था। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हें इस चालाक औरत के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपने मुझे कभी मारने की प्लानिंग नहीं की। अमित ने अपनी बंदूक उसके सर की ओर भी पास लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? इस टाइम पर भी तुम इतना झूठ बोल रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बकवास बातें मान लूंगा? लेकिन अशोक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे इन्फ्लुएंस करना जारी रखा। लेकिन मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो तो बस कहने का एक तरीका था। तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून है तुम में, मैं तुम्हें कैसे मरवा सकता हूँ? बेटा, बंदूक नीचे रख दो। हमें इस औरत से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ जाना चाहिए। आखिर हम एक परिवार हैं। तान्या ने उसे ताना मारते हुए कहा, तो मतलब आप अपने परिवार वालों को ऐसे ट्रीट करते हैं, इतनी बुरी तरीके से? अचानक अशोक ने चिल्लाते हुए कहा, यू, हम दोनों के बीच नफरत पैदा करना बंद करो। हमारे बीच इंटरफेयर करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने प्यारे बेटे पर शक किया। ये सब तुम्हारी साजिश है। तुम हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही हो। उस वक्त अशोक को लग रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। उसने अमित को देखा और कहा, बेटा, यही सच है। हमें अलग करने का ये प्लान है। तुम इसके बहकावे में मत आओ। मैं ही तुम्हारा असली बाप हूँ। मुझे मारने के बाद तुम अनाथ हो जाओगे। बेटा, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछतावा हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी बात खत्म करने के बाद अशोक रोने का नाटक करने लग गया। यहाँ तक कि तान्या भी उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस हो गई। तान्या को लगा कि अशोक सिंघानिया जैसे दुष्ट इंसान का अपनी जिंदगी के लिए केयरलेस एटीट्यूड होगा। उसने सच में नहीं सोचा था कि उसे मौत का इतना डर होगा। लेकिन फिर अगर वो मर गया तो वो बहुत कुछ खो बैठेगा। और फिर अब उसे पता चल ही गया था कि मेमोरी सेल्स और डीएनए मॉडिफिकेशन की रिसर्च सक्सेसफुल हो गई थी, तो उसकी जीने की इच्छा अब और बढ़ गई होगी। आखिर उसे तो मरना ही था। अगर वो उसे जिंदा भी छोड़ देते तो भी उसकी सारी पावर और सारा इन्फ्लुएंस तो खत्म ही हो जाएगा। अशोक को ऐसी स्थिति में देखकर अमित थोड़ा इमोशनल होने लगा। उसने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में वो सोच क्या रहा था। उसने अशोक से दोबारा पूछा, क्या आप सच में मुझे मारना नहीं चाहते थे? अशोक को थोड़ी उम्मीद दिखी और उसने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें मारने का सोच भी नहीं सकता। तुम मेरे बेटे हो तो जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा बकवास ऑर्डर क्यों दूंगा। लेकिन जयंत ने कहा था कि आपने ऐसा किया था। अमित ने स्माइल किया। उसी ने मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला था। उसी की वजह से मैं अपाहिज हो गया। और तो और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर मुझे मारना चाहता था।
अशोक कांपने लगा और उससे उसने वादा किया, मैं वादा करता हूं कि अब दोबारा वो तुम पर एक उंगली भी उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अमित, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बेटा, तुम अपने पापा पर एक बार फिर ट्रस्ट नहीं कर सकते? ठीक है, अमित ने प्रॉमिस किया। अशोक हैरान था, लेकिन वो जल्दी से फिर खुश भी हो गया। आखिर तुमने मुझ पर विश्वास कर ही लिया। वाओ, मैं बहुत खुश हूं कि, लेकिन मुझे जयंत को मारना होगा। अमित ने उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा। इस बार अशोक को कुछ रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। अमित ने उसे देखा और कहा, जयंत को मारने से ही मेरे दिल से नफरत खत्म हो सकती है। उसे मारकर ही मैं सुरक्षित रह पाऊंगा, और फिर यही एक तरीका है जिससे मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। आप हाँ कहो और मैं आपको छोड़ दूंगा। ये सुनकर अशोक का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा हैरानी से हुआ था या गुस्से से। उसने अमित से कहा, जयंत तुम्हारा भाई है, तुम उसे कैसे मार सकते हो? तुम अपने भाई को मारने का गुनाह कैसे कर सकते हो? अमित मन ही मन हंसने लगा। जयंत मुझे मार सकता था क्योंकि वो गुनाह नहीं था, लेकिन अगर वही मैं उसके साथ करूं तो यह गुनाह हो गया। अमित को समझ आ गया था कि उसके पापा के लिए सिर्फ जयंत ही उनका बेटा था। अमित ने कहा, पापा, अब आप चाहे कुछ भी कहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए आप दोनों को मार दूं, या फिर आप जयंत को खुद से दूर करके सिर्फ मुझे अपना बेटा मान लो। जल्दी से अपनी चॉइस बता दो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। अशोक गुस्सा हो गया। क्या तुम्हें मुझे ऐसे अल्टीमेटम देने की जरूरत है? तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। मैं अमित ने उसे उसकी बात पूरी नहीं करने दी। वो और कोई उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। जल्दी से एक ऑप्शन चूज करो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको अभी के अभी मार दूंगा और आपकी परेशानी खत्म कर दूंगा। अशोक हैरान हो गया था। उसके चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अमित की आंखों में मर्डर करने की चाह देख ली थी। उसने हमेशा से अमित को एक हत्यारा बनाने की ट्रेनिंग दी थी, और अब वो उसे इमोशनल करके उसके दिल को नहीं पिघला सकता था, क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग ने मानो उसके शरीर से उसका दिल हटा ही दिया हो। अगर उसे पता होता कि एक दिन ऐसा भी कुछ होगा तो वो उसे पैदा होते ही मार देता। हालांकि ऐसा नामुमकिन था, क्योंकि वही उनके गलत काम करने में उनकी मदद करता था। अशोक ने उससे कहा, मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ बहुत गलत करता आ रहा हूं, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक ऑप्शन चूज करूं तो मैं तुम्हें ही चूज करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाई को नहीं मारो। तुम किसी भी तरीके से उससे अपना बदला ले सकते हो, लेकिन बस उसे जिंदा रखो। अशोक का भाषण पूरे इमोशंस, प्यार और दुख से भरा था। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे ये उसके लिए बहुत मुश्किल चॉइस हो, और वो सच में एक लविंग फादर था जो अपने एक भी बेटे को खोना नहीं चाहता था। लेकिन क्या सच में प्यार करने वाला पिता ऐसा डिसीजन ले सकता था जो उसने लिया? खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर देना। थैंकफुली अमित ने उसकी असलियत पहले ही देख ली थी। अगर वो अभी भी अपनी प्यार भरी बातों से उसे फंसाने की कोशिश करेगा तो वो सच में सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान होगा। अमित ने उससे पूछा ताकि वो अपनी चॉइस को सबके सामने एडमिट कर सके, तो आपकी चॉइस ये है कि मैं जयंत को मार दूं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हें अब और डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, अशोक ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये कसम खा रहा था कि सही मौका आने दे और वो अपने इस घटिया बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अमित अचानक हंसने लग गया। अशोक ने उसे देखने के लिए हैरानी में अपनी आंखें खोली। तुम किस बात पर इतना हंस रहे हो? अमित जोर जोर से हंसने लगा। वो अशोक को ऐसे घूर रहा था कि वो एक इडियट हो। मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? मैं तुम पर हंस रहा हूँ। तुम इतने हार्टलेस हो कि तुम खुद के लाडले जयंत को खुद से दूर करने के लिए मान गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जो इस बात पर विश्वास कर लूंगा? तुम? अशोक गुस्से से कांप रहा था। ये घटिया इंसान मेरे साथ खेल खेले जा रहा है। अमित, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्ही ने मुझे ये ऑप्शन चूज करने पर मजबूर किया था ना? अशोक ने उससे गुस्से में पूछा, जैसे वो उससे बहुत डिसअपॉइंट हो। ऐसे टाइम पर भी वो अच्छे से अपनी चाल चल रहा था। अमित को वहीं पर यह एहसास हो गया कि अब उसका इस आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसके साथ अब और एक सेकंड भी नहीं बिताना चाहता था। उसने सीधे अशोक की नजरों से अपनी नजरें मिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ मजे लेने के लिए तुम्हें टेस्ट कर रहा था। असल में तुम्हारे पास ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें और जयंत दोनों को मरना ही पड़ेगा। अशोक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही सेकंड अमित ने उसका गला पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो?
अशोक उसका हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत उस लंबे चौड़े इंसान के आगे कुछ भी नहीं थी। अमित ने बंदूक को साइड में फेंका और उसने अपनी जेब से एक दवाई की बोतल निकाली। फिर उसने जबरदस्ती उसके मुंह में वो बोतल लगाई और उसे वो दवा पिला दी। वो लिक्विड ड्रग आसानी से अशोक के गले में उसकी पीठ में चला गया। अशोक को ये तो नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि ये उसके लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं था। अशोक ने वो बोतल अपने मुंह से हटाने की पूरी कोशिश की। उसने वो दवाई निकालने के लिए वॉमिट करने की भी कोशिश की, लेकिन अमित ने कस के उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो ड्रग आसानी से अंदर चला जाए। जब उसने ये कंफर्म कर लिया कि दवाई उसके पेट में चली गई, तब उसने अपने पापा को धक्का मारकर नीचे गिराया और वो सोफे पर जाकर गिर गया। अशोक ने वॉमिट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अब अपनी दिल की धड़कनें जोर से सुनाई दे रही थी। अशोक ने गुस्से से पूछा, क्या तुमने मुझे क्या पिलाया अभी? अमित ने उसे नीचे देखा और जवाब दिया, ऐसी दवाई जो तुम्हें जिंदगी भर के लिए बूढ़ा और लाचार बना देगी। क्या? अशोक चौकन्ना रह गया। अमित हंसने लगा। आखिर एंड में मैंने तुम्हें जिंदा रखने का ही सोच लिया। वैसे तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशोक उठते हुए अमित की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अमित के गले को पकड़ा, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अब उसकी दुनिया पलटने वाली थी। अमित ने उसे देख उसकी नजरों में कोई इमोशन नहीं था। ना उसे बदला लेने की खुशी थी, ना ही अपने पापा को खोने का दुख। वो उस टाइम क्या फील कर रहा था, अगर उसे डिस्क्राइब करने का कोई इमोशन था तो वो था रिलीफ इस बात का कि आखिर सब कुछ खत्म हो गया था। वो अशोक के कंट्रोल से छुटकारा पा चुका था और अब उसके पापा का साया उस पर नहीं मंडराने वाला था। अब वो खुशी से अपनी जिंदगी जी सकता था। उसे ना तो अब किसी को रिपोर्ट देने की जरूरत थी और ना ही किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की। हालांकि अशोक अपनी एंडिंग के लिए अभी तक तैयार नहीं था। सिंघानिया फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने इतने सालों तक मेहनत की थी और अब तो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी खबर भी मिल गई थी, लेकिन आखिरी मिनट पर उसकी बेटी ने सब बर्बाद कर दिया। वो ऐसी किस्मत कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? वो बूढ़ा नहीं होना चाहता था। वो अपनी याददाश्त और अपनी कामयाबी जो बस अभी उसके हाथ लगने ही वाली थी, वो उसे नहीं खोना चाहता था। उसने कसकर अमित का गला पकड़ लिया और आखिरी बार अपनी ताकत लगाकर उसे दबोचने की पूरी कोशिश की। अशोक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शायद उसकी जिंदगी में पहली बार पछतावे के आंसू थे। हालांकि चाहे वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, लेकिन वो ये महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर से ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसके घुटने कमजोर पड़ रहे थे और उसे पता था कि वो अब बस गिरने ही वाला था। अशोक ने अचानक खुद को स्थिर रखने के लिए अमित की शर्ट को पकड़ लिया। गिरने से पहले उसने अपने दिमाग में चल रही आखिरी बात कही, नहीं, अभी नहीं। अशोक को जमीन पर मरता देख अमित हंसने लगा। तुम्हें तुम्हारा एंड काफी जल्दी लग रहा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम इसी सजा के लायक हो। वेल डन, तानिया ने अमित से कहा। पहले उसने इन बाप बेटे की लड़ाई से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन अब वो अमित की फाइनल डिसीजन से सहमत थी। अमित ने उससे पूछा, क्या तुम्हें इस बात का गुस्सा नहीं है कि मैंने इसे नहीं मारा? तानिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं हमेशा लोगों को मारना ही नहीं चाहती। ये उसके लिए मौत से भी बुरी सजा होगी। जिंदगी भर के लिए लाचार होना, ऐसी जिंदगी जिसे जीने के लिए उसको अब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि छोटे मोटे काम भी वो खुद नहीं कर पाएगा। उसका अब ना तो कोई नाम था और ना ही कोई इज्जत। ऐसी जिंदगी अशोक के लिए सबसे अच्छी सजा थी। हालांकि अमित खुश था कि वो उसे समझ सकती थी। मैं अभी भी शुक्रगुजार हूं कि तुम लोग उन्हें जिंदा रखने के लिए तैयार हो। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से मारने की हिम्मत नहीं कर पाया। तानिया ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने काफी अच्छा किया। बाकी सब मैं तुम पर छोड़ दूंगी, क्योंकि आज से पूरी सिंघानिया फैमिली के हेड तुम होगे।